मुनव्वर हसन, ये भी बहुत प्रभावशाली नेता थे। इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है गिनीज बुक ऑफ, उसमें उनका नाम है कि वो सारे सदनों के सदस्य रहे हैं। जो मुनव्वर हसन का परिवार है वो बाबूजी के परिवार पे पॉलिटिकल रूप से थोड़ा भारी पड़ता नजर आ, जीत ही नहीं पाया। उसके बाद उनका परिवार कोई चुनाव जीत ही नहीं पाया। मैं एक लाइन में कहूँ कि हुकम सिंह जी का परिवार कोई चुनाव उसके बाद नहीं जीत पाया। आखिरी चुनाव वो हुकम सिंह जी बतौर सांसद जीते थे। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। पिछली वीडियो में आपने सहारनपुर जनपद की रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों को जो हमने चर्चा की उसको देखा। इस वीडियो में हम शामली जनपद की कैराना विधानसभा सीट को लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि वर्तमान समय में सपा के नाहिद हसन विधायक हैं कैराना विधानसभा सीट से और लगातार वह तीसरी बार विधानसभा में सदस्य हैं। तो किस तरह के समीकरण 2027 में रहने वाले हैं इसको लेकर चर्चा करेंगे। लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत परवेश भाई और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो लोकेश जी, अभी तक हम सहारनपुर जनपद की 7 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। वर्तमान सियासी समीकरणों को लेकर हम चर्चा कर चुके हैं। जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। कैराना विधानसभा सीट को लेकर किस तरह से देखते हैं? वर्तमान समय में सपा के नाहिद हसन वहां से विधायक हैं और लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का भी उस सीट पर वर्चस्व रहा है। स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता रहे हैं, स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी कैराना से सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो उनकी प्रभाव वाली वह सीट है। वर्तमान समय में सपा के नाहिद हसन विधायक है। किस तरह से देखते हैं 2027 में? देखो कैराना सबको पता बड़ी हॉट सीट है और कैराना को लेकर के बहुत कुछ बीजेपी ने गेन भी किया है और चर्चाओं में बहुत सीट रही है हमेशा। जब बाबूजी जिंदा थे तब भी, उनके बाद भी चर्चाओं में ही है। तो 2 नेता थे, बाबूजी और नाहिद के पिताजी मुनव्वर हसन। कैराना क्षेत्र पे और पूरी वेस्ट यूपी में उनका जबरदस्त प्रभाव था। बाबूजी हुकम सिंह जी बेस्ट पार्लियामेंट लाते थे, बहुत बढ़िया सांसद वो थे, बहुत बड़े विधायक भी रहे हैं और राजनाथ सिंह के जमाने में तो लगभग वो डिप्टी सीएम की स्थिति में ही थे। आपका जो ये परिसीमन आयोग था उसके चेयरमैन यूपी के रहे हैं वो, जो परिसीमन सीट पर हुई थी उसमें उनका बड़ा योगदान भी था, बड़ा प्रभाव। उनके ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं वो उनके शासनकाल में बाबूजी। उधर ये मुनव्वर हसन, ये भी बहुत प्रभावशाली नेता थे। इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है गिनीज बुक ऑफ, उसमें उनका नाम है कि वो सारे सदनों के सदस्य रहे हैं हिंदुस्तान के। तो जब तक वो दोनों थे तो वहां की राजनीति एक लगता था कि बिल्कुल टक्कर की है, कभी भी किधर भी पलड़ा भारी हो सकता है। हमेशा यही रहा, कोई नहीं जानता। थोड़ा सा माहौल, थोड़े से व्यवस्था का सिस्टम था तो हुकम सिंह बाजी मार ले जाते थे या मुनव्वर हसन का परिवार बाजी मार ले जाता था। लेकिन दिक्कत कहाँ आई जब मुनव्वर हसन की डेथ हुई, उसके बाद वहां बसपा पर उन्होंने टिकट दिया। उनकी मिसिस को पहले उनको दिया हुआ था, उनके बीच में डेथ हो गई थी, उनकी पत्नी को टिकट दिया लोकसभा का, वो चुनाव जीत गए। उसके बाद फिर बाबूजी फिर दोबारा चुनाव हुए, वहां हुकम सिंह जी जीत के चले आए और यूपी में सरकार बनी अब योगी जी की। यहाँ वो सांसद थे बाबूजी जी। उनकी मौत के बाद अब दोनों परिवारों के जो बड़े लीडर थे वो नहीं रहे। उसके बाद एक अंतर महसूस हुआ कि जो मुनव्वर हसन का परिवार है वो बाबूजी के परिवार पे पॉलिटिकल रूप से थोड़ा भारी पड़ता नजर आ रहा है। ये आम आदमी भी इस बात को महसूस करता होगा, पहचानता, दिखता भी है साफ साफ। अब उसी परिप्रेक्ष्य में चूंकि अब 2027 का, क्योंकि 2018 में स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी के निधन के बाद जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो 2018 का उपचुनाव हो या 2019 का लोकसभा का आम चुनाव हो, इसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव या अब 2024 लोकसभा चुनाव में, तो 2019 में प्रदीप चौधरी का टिकट हो गया था, मृगांका सिंह तो उसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ी है तो उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, मतलब वो चुनाव जीत ही नहीं पाए। उसके बाद उनका परिवार कोई चुनाव जीत ही नहीं पाया। मैं एक लाइन में कहूँ कि हुकम सिंह जी का परिवार कोई चुनाव उसके बाद नहीं जीत पाया। आखिरी चुनाव वो हुकम सिंह जी बतौर सांसद जीते थे। जबकि दूसरी तरफ नाहिद तीसरी बार विधायक है, तबस्सुम हसन 2 बार सांसद रही है और अभी रासन सांसद है। तो ये साफ दिख रहा है कि वहां की राजनीति में अब हुकम सिंह के जाने के बाद नाहिद परिवार लगातार भारी पड़ रहा है। अब उनका जो परिवार है वो कमजोर क्यों है, लगातार कमजोर क्यों है? उसकी मुख्य वजह है कि वहां परिवार में आपस में, चूंकि उनका कोई बेटा तो था नहीं जी, तो उनका वारिस कौन हो, वहां विरासत की लड़ाई है। सियासी वारिस कौन बनेगा, यहाँ ये लड़ाई है। वहां अनिल चौहान उनके स्वाभाविक, मैं जो मेरी पर्सनल राय है, हो सकता है वहां के क्षेत्र के लोगों की राय कुछ और हो,
या हुकम सिंह के परिवार के करीबी चाहने वालों की राय कुछ और है, लेकिन मेरी पर्सनल राय ये थी कि उनका जो स्वाभाविक सियासी वारिस थे, राजनीतिक जिनके पास विरासत जानी चाहिए थी, वो अनिल चौहान थे। क्योंकि क्षेत्र में वही काम करते थे, बाबूजी तो नहीं रहते थे क्षेत्र में, काम तो सारा अनिल चौहान ही करते थे। तब उनके बाद लेकिन अपने जीवन में स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी ने अनिल चौहान को भी चुनाव लड़ाया, मरगांका सिंह जी को भी चुनाव लड़ाया। बिल्कुल चुनाव लड़ाया, लेकिन बारिश कौन था ढंग से, तो अब गुटबाजी जो तो रही ना। अंतिम चुनाव उन्होंने लड़ाया वो मरगांका सिंह जी को लड़ाया, तो संदेश दे गए कि मरगांका सिंह जी उनकी सियासी वारिस है। बिल्कुल बिल्कुल। जो पहला चुनाव लड़ा था ना अनिल चौहान को अपने जीते जी लड़ा था ना उन्होंने, पहला चुनाव 2014 में 2014 वाला लड़ाया था ना वो जी। तो वहां ये भारी पड़े थे, उस चुनाव में भारी पड़े थे। अब शायद कुछ रहा होगा, मतलब माहौल कुछ वोट का बना होगा या कोई ध्रुवीकरण रहा होगा, मेरे ख्याल से शायद तब वो भी मैटर चला था 2017 में पलायन, कैराना पलायन का। 2014 मतलब 2017 का, 17 का जो चुनाव था जी जी। कैराना पलायन का था, तो शायद उसमें लोगों ने रिएक्ट कर दिया था, ज्यादा ध्रुवीकरण हुआ था, वोटों की गोलबंदी हो गई थी। लेकिन उसके बाद उस परिवार में फिर आपस में ये है कि विरासत किसके पास आएगी। वहां दो ध्रुव तो पहले से ही थे, अनिल चौहान और मृगांका सिंह, और 2027 के चुनाव में वहां मनीष चौहान भी ताल ठोक रहे हैं। अब 24 से ही ताल ठोक रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी उनका असर साफ दिखाई दिया था, दावेदारी कर रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं क्या कहूं कि कौन भारी रहेगा, आपको स्पष्ट दिख रहा हो, कोई भी अंदाज लगा सकता है कि किसी भी कुनबे में अगर फूट है तो कुनबा कोई भी लड़ाई कैसे जीत पाएगा। मैं ये कहूं नाहिद जीत जाएंगे या नाहिद का टिकट होगा नहीं होगा, ये तो कुछ शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन भाजपा से टिकट किसका होगा ये आज भी डाउट में है। सपा से टिकट किसका होगा, गठबंधन से किसका होगा, कोई संशय किसी को नहीं है। नाहिद हसन 3 बार के विधायक नेचुरली बात है। लेकिन आप भाजपा से बताइए टिकट किसका होगा, आप कंफर्म है? मेरे ख्याल से अनिल चौहान कंफर्म नहीं है, मृगांका सिंह भी कंफर्म नहीं है कि उनका टिकट हो पाएगा। मनीष चौहान जी कंफर्म है। मनीष चौहान जी कह रहे हैं लेकिन कंफर्म कोई नहीं। आपको लगता है कंफर्म टिकट हो जाएगा? वो हर नेता कह रहा है मेरा टिकट होगा, हर नेता कंफर्म है कहने के लिए, लेकिन अंदर सबको पता है कि टिकट किसका हो किसी को नहीं पता। तो जिस पार्टी का अभी 1-1.25 साल बाद चुनाव है और वहां ये कंफर्म नहीं कि आपका टिकट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अगर होगा तो किसका होगा, 3-3 दावेदार खड़े हैं, तो आप देख लो फिर चुनाव की। रालोद भी दावेदारी कर रहे हैं। रालोद भी दावेदारी करेगा आपसे। भाजपा से कश्यप समाज का भी एक चलिए ये तो एक तरीके से ये तो फिर 50 लोग दावेदारी करते हैं, लेकिन मुख्य तो भाजपा में 3 ही लोग है ना वहां फिलहाल जी जी जो दावेदारी मजबूत जिनकी बनती है, जो कर रहे हैं। मनीष चौहान है, अनिल चौहान है और मृगांका सिंह है। अब कौन टिकट चुनाव लड़ेगा, किसका टिकट होगा, उसके बाद ही कुछ बताना बिल्कुल क्लियर हो पाएगा कि वहां स्थिति क्या रहेगी। तो आज तो चूंकि उनका यही नहीं कि टिकट किसका होगा, तो फिलहाल नाहिद का क्लियर है, तो हम नाहिद को कह सकते हैं नाहिद तो वहां है ही, फिलहाल भी विधायक है वो, और जेल में रहते रहते विधायक बने थे। तो 2027 में अगर भारतीय जनता पार्टी मृगांका सिंह जी को फिर मौका देती है तो किस तरह का चुनाव आप कैराना विधानसभा सीट पर देख रहे हैं? मान लीजिए मृगांका सिंह 2027 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, और नाहिद हसन सपा के उम्मीदवार। तो फिर आप अनिल चौहान को कहां खड़ा करेंगे? मुख्य मुद्दा ये होगा कि मृगांका सिंह को अगर टिकट मिलता है तो ये भी तो क्लियरिटी होनी चाहिए कि अनिल चौहान पूरी ईमानदारी से उनके साथ चुनाव लड़वाएंगे। दो स्थिति बनेगी। पहली बात, क्या अनिल चौहान किसी दूसरी पार्टी का टला के चुनाव लड़ेंगे, या वो उनके साथ दिखाई देंगे लेकिन अंदर से दिखाई उनके साथ नहीं होंगे, जब गुटबाजी से बोलते हैं, जो हर जगह आजकल चल रहा है हर उस पार्टी में। ये दो स्थिति है। फिर मनीष चौहान क्या करेंगे? तो इन सवालों का जवाब जब तक नहीं मिलेगा बिल्कुल साफ साफ, तब तक कुछ भी कहना उस सीट के लिए, भाजपा के लिए मैं कह रहा हूं, भाजपा की परिस्थिति के लिए कुछ भी कहना मुश्किल सी बात है। क्लियर ही कुछ नहीं है। यानी एक तरीके से बीजेपी वहां मझधार सी में मुझे नजर आ रही है फिलहाल, चूंकि वहां पे कोई सर्वमान्य लीडर नहीं है जो जिसका कंफर्म टिकट हो, अकेला आदमी हो और वो चुनाव मजबूती से लड़े। जिस तरह से लंबे समय तक टिकट भारतीय जनता पार्टी से स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी का होता रहा, इधर मुनव्वर थे उधर वो थे, बिल्कुल वो स्थिति अब तो वो स्थिति अब नहीं है। इसलिए भाजपा कमजोर नजर आ रही है बार बार। अच्छा, मनीष चौहान की दावेदारी कैराना पर किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लंबे समय तक चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो उनके पिता हैं वो कांधला विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं, और कांधला विधानसभा सीट जो है वो अब शामली विधानसभा में उसका वो हो गया। कुछ गांव कैराना विधानसभा में कुछ लगते हैं गांव उनके। देखो भाई, चूंकि नेता है और उनका वो भी एक वहां का बहुत पुराना राजनीतिक परिवार है, उनकी भी जड़ें बहुत गहरी है। जैसे मुनव्वर परिवार की जड़ें गहरी है या हुकुम सिंह की जड़ें बहुत गहरी थी, तो ऐसे इनकी भी जड़ें बहुत गहरी है। तो दावेदारी तो वो भी कर रहे हैं।
अब बात वही है कि हम पूरी पूरी बहस का लब्बे लबाब एक ही आता परवेज भाई, कि वहां बीजेपी गुटबंदी को किस तरह से शांत करेगी। जब तक आप इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे, बीजेपी का आला कमान इस सवाल का जवाब जनता को कुछ संतोषजनक नहीं दे पाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता बीजेपी की कोई उम्मीद, साफ ही कहना चाह रहा हूं बस मैं, मुझे नहीं लगता बीजेपी की कोई उम्मीद कैराना विधानसभा पर नजर आ रही है। अच्छा, जिस तरह से पूर्व में मनीष चौहान ने एक दो कार्यक्रम किया तो अनिल चौहान मुखर हो गए, सार्वजनिक रूप से मुखर हो गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को अनुशासन की पार्टी के रूप में जाना जाता है, आमजन में उनका यही मैसेज है कि वो अनुशासन की पार्टी है, जो शीर्ष नेतृत्व ने तय कर दे उसी को मान ले, लेकिन मुखर हो गए अनिल चौहान भी उनके खिलाफ। और कहाँ अनुशासन की पार्टी? प्रदीप चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, क्या था मनीष चौहान का सबको विरोध पता है, क्या किया पार्टी के अनुशासन ने? निष्कासित कर दिया, उनके ऊपर भी अनुशासन का डंडा चलाया नहीं ना। और अभी जब उन्होंने दावेदारी ठोकी तो उन्होंने विरोध किया, चूंकि वहां तो अनुशासन में कोई मैटर नहीं है। उन्हें लगा कि आप वो कोई ऑफिशियल प्रोग्राम भी नहीं था, एक आदमी कर रहा है, वो भी बीजेपी में, वो भी बीजेपी में, मृगांका बीजेपी में है। अनुशासन का जो अनुशासन समिति है भाजपा की, उसका कोई असर मुझे तो नजर नहीं आया अभी तक। या पिछले चुनाव में वहां मृगांका वर्सेज अनिल चौहान चला, तो वहां कहा कौन सा अनुशासन समिति ने कुछ काम किया हो तो बताओ मुझे, फिर उसके हिसाब से जवाब देंगे। अच्छा, अब राष्ट्रीय लोकदल जैसा साथ है, 2022 में सपा के साथ थी, तो उसका भी कुछ असर देखने को मिलेगा विधानसभा में? किसके पक्ष में मिलेगा? बीजेपी के पक्ष में सारे समीकरण होते हैं, बस एक ही समीकरण खराब हो जाता ना। लाभ मिलता, लेकिन इतना जितना लाभ मिलेगा इससे 2 गुना लाभ, यानी 2 आपके बराबर दूसरे खड़े ना गुटबाजी में, उससे 2 गुना लाभ तो वो खत्म कर देंगे ना। तो नाहिद हसन की तो राहें खुद ब खुद ही आसान नजर आती है। किसी इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े लीडर है या वो बहुत कमजोर है बीजेपी, वो लीडर कमजोर है ऐसा कुछ नहीं है। जब चुनाव लड़ रहे हैं दोनों परिवार है, लेकिन वजह यह है कि वहां गुटबाजी, यहाँ गुटबाजी नहीं है। सपा में तो कोई गुटबाजी नहीं है, कोई दावेदार है नहीं ना दूसरा, वहां तो गुटबाजी है ना, 3-3 लोग खड़े हैं। तो आप मुझे एक बताइए, अगर बराबर भी वोट मान ले दोनों पार्टी को, सपा के और भाजपा के मान ले बराबर वोट है, थोड़े सा अंतर रहता है इधर, ये मान के चलते हैं, लेकिन वो वोट 3 जगह बटे हुए, ये वोट एक जगह कंसोलिडेट है, तो रिजल्ट कहाँ जाएगा? मैं आपको निजी बातचीत में बार बार क्यों कहता हूँ कि नाहिद हसन साफ साफ जीत जाएंगे, ये चीज सामने है, दिखाई दे रही। वही जो गंगो की विधानसभा की स्थिति उस दिन हम आप जिक्र कर रहे थे, तो कंडीशन फिलहाल वहां बनी हुई है। गंगो में गठबंधन के साथ गंगो में गठबंधन के साथ ही परिस्थिति है, सपा का कांग्रेस के बीच में, वहां भाजपा के बीच में परिस्थिति है। और अब तो वेस्ट टीपी का जो आप राष्ट्रीय लोकदल की बात कर रहे थे, हमारे जो पुराने वो थे अध्यक्ष जी, जाट समाज से आते थे, वो भी अब पूर्व होने वाले हो गए, शायद आज कल में हो जाएंगे। तो पूरा सिनेरियो आपके सामने है परवेश भाई, आप खुद इमेजिन कर ले क्या होने जा रहा है, और हम मेरे मुंह से क्यों कहलवा रहे हो, साफ साफ दिख तो रहा है। आप ही बता दो थोड़ा सा। साफ दिख रहा है, नाहिद हसन के सामने कोई मुकाबला ही नहीं है भाई फिलहाल। या आप मुझे बताओ फलादी मुकाबला करेगा एकजुट होकर, वो आप मुझे नाम बताओ फिर बताता हूँ, हो तो कोई बताओ। वो तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन लड़ेगा। तो फिर वहां चुनाव किस किस के बीच में कितना मजबूत होगा, कौन पार्टी जीतेगी, ये भी भाजपा की अनुशासन समिति ही तय कर पाएगी फिर तो। फिलहाल आज की तारीख में कोई शक नहीं इस बात में, नाहिद हसन साफ साफ बढ़त में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी है, अगर वो गुटबाजी थाम पाए, रोक पाए, तो वे चुनाव काटेगा बनता है, जो फिलहाल मुझे तो असंभव लगता है भाजपा की तरफ से। मुझे इसका फिलहाल कोई, अगर किसी चौथे को लेकर आएंगे तो भी यही कंडीशन रहेगी, फिर 4 हो जाएंगे। तो बीजेपी एक ऐसे चक्री में फंस गई है वहां, जिसका उनके पास कोई तोड़ कोई रास्ता मुझे तो नजर नहीं आता। अच्छा, मनीष चौहान की कैराना में एंट्री के बाद और मामला डिस्टर्ब हुआ है, नाहिद और फायदे में चले गए भाई, पहले 2 दावेदार 3 हुए, तो नाहिद को और बेनिफिट हो गया। फिलहाल तो नाहिद वहां मुझे लग रहा है मुकद्दर सिकंदर फिर बनने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश की बेहद हॉट सीट माने जाने वाली कैराना विधानसभा सीट को लेकर चर्चा की। आगे के अब वीडियो में हम आपको शामली विधानसभा सीट के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए LKB हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।